ओम गणेशाय नमः। जितने भी हैं उनकी सबसे जो मेजर दिक्कत है वो यही है कि उनके पास बिजनेस तो बड़ी कास्टिंग का भी है और उनके पास मशीनें जो हैं वो लोअर टनेज की है। बात समझ रहे हो? ज़्यादातर डाईकास्टर को यही दिक्कत आती है कि भाई मेरे पास तो मशीनें तो यही हैं लोअर टनेज की, और उसके बाद बिजनेस तो रैंडमली आता है ना, तो बिजनेस तो फिक्स नहीं होता छोटे डाईकास्टर का। तो उसके पास दिक्कत ये आती है कि भाई मेरे पास हाई टनेज की कास्टिंग है और मशीनें मेरे पास लोअर टनेज की, तो कैसे उसके ऊपर में हम लोग चलाएं या फिर कैसे कंपनसेट करें उसको। तो उसको कंपनसेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है प्लंजर का साइज जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्लंजर का साइज कैलकुलेट करेंगे। प्लंजर का साइज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारा शॉर्ट फिलिंग रेशियो बराबर क्या होता है? शॉर्ट फिलिंग रेशियो बराबर क्या होता है? आइए आंसर याद बताओ, शॉर्ट फिलिंग रेशियो क्या होता है? बराबर बताओ। शॉर्ट फिलिंग रेशियो कई बार डिस्कस हो गए तो शॉर्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम। शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम आंसर की जरूरत पड़ने वाली है ये तो इन सब की। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम और शॉर्ट वॉल्यूम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट वॉल्यूम बराबर शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट फिलिंग रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर में। ठीक है, अब शॉर्ट वॉल्यूम क्या है हमारा? शॉर्ट वॉल्यूम है हमारा शॉर्ट वेट कास्टिंग प्लस ओवरफ्लो प्लस रनर प्लस बिस्किट। मैं यहाँ पे बिस्किट को अलग इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें प्लंजर का साइज अभी मालूम नहीं है, क्योंकि प्लंजर का साइज हमें मालूम होता है। ठीक है, बिस्किट नहीं वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम स्पेशल ग्रेड। ठीक है, ठीक है भाई, बराबर हमारा ये शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम। शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर। आर को मैं डी में कन्वर्ट कर दूं क्योंकि मेरे को डाया निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाई 4। कंफ्यूजन हो कहीं पे भी बोल लेना उसके अंदर में सारे, क्योंकि मैंने ये हम शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम लिख रहे हैं। शॉर्ट स्लीव क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है ना हमारा। ये अगर यहाँ पे डी है और ये इसकी एच लेंथ है तो ये वॉल्यूम हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये पाई आर को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये डी बाई 2 होता है। ठीक है, तो अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई शॉर्ट फिलिंग रेशियो। ठीक है जी, इसमें यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ जी अंदर ये वाले फॉर्मूले को इसको हमने आगे कन्वर्ट किया। शॉर्ट वॉल्यूम क्या है कि पूरा शॉर्ट है। पूरा शॉर्ट क्या होगा हमारा? कास्टिंग, ओवरफ्लो, रनर, बिस्किट का वजन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया
बाकी शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख सकता हूँ यहाँ पे d/2, तो डी स्क्वायर स्क्वायर का करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 हो गया मल्टीप्लाई बाई एच जो वहाँ लिखा हुआ है एच, ठीक है। और फिर ये एज इट इज शॉर्ट फिलिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा अब इसको ये वाले पॉइंट को अब यहाँ कंसीडर करते हैं हम लोग कि अब हमें अगर हायर टनेज की कास्टिंग लोअर टनेज की मशीन पे चलानी है तो हमें फिलिंग रेशियो कितना लेना है। नॉर्मली मैं जो बताता हूँ एक स्टैंडर्ड के तौर पे वो 35 से 40% बताता हूँ, ठीक है, इतना मैं बताता हूँ। पर इस केस के अंदर में जहाँ पे आपको हायर टनेज की कास्टिंग लोअर टनेज की मशीन पे चलानी है उस समय मैं रिकमेंड करूँगा 25 से 30 फिलिंग रेशियो आप कंसीडर करके चलो। उस केस में कम होना चाहिए, कम इतना होना चाहिए 25 से 30%। इससे क्या होता है कि आपको मशीन की पावर जो है कम चाहिए होती है। बड़ी गौर से समझना ये चीज़ को ना, क्योंकि जब तक आप कन्विंस नहीं होगे इसके अंदर में आपका बिलीव नहीं बनेगा इसमें करने के लिए। क्यों कि आप ये मान के चलो हम हायर टनेज की कास्टिंग लोअर टनेज की मशीन पे तभी चला सकते हैं, सिर्फ वही कास्टिंग चला सकते हैं जिसमें कास्टिंग प्रेशर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो। कास्टिंग प्रेशर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, सिर्फ उन्हीं पे ही ये अप्लाई हो सकता है ये चीज़, और किसी पे नहीं होगा। आप ये सोचो कि मैं तो फ्लो फ्री पोरोसिटी फ्री कास्टिंग बनाऊं और उसके अंदर भी जो है हाई टनेज की कास्टिंग को लोअर टनेज पे, उस पर पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप जो है इसके अंदर में कम कास्टिंग प्रेशर वाली और क्या कहते हैं जिसके अंदर आपको लीक टेस्टिंग वगैरह नहीं है, वो कास्टिंग आप जो है प्लान कर सकते हो। उसके लिए है ये सॉल्यूशन, उन कास्टिंगों के लिए है, उन पार्ट के लिए है ये सॉल्यूशन। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्या बनाते हो एलईडी के कवर, उसमें आपको हाई कास्टिंग प्रेशर की जरूरत नहीं है, कोई आप लीक टेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, कोई लीक टेस्ट नहीं करते ना उसके अंदर। तो उस केस के अंदर में आप जो है ये जो सॉल्यूशन है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैंने बोला कि आपको 25 से 30% फिलिंग रेशियो लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 25% फिलिंग रेशियो ले लो आप, ठीक है। और अब मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एग्जांपल है जी हमारा 4 कैविटी वाला, उसी में मैं आपको इस स्क्रूज का डायग्राम बता दूँगा, ठीक है। तो आपका एक कैविटी का वेट कितना था? 54 ग्राम। नहीं 54 नहीं था, 55 ग्राम था ना। हाँ 54 अरे वो वाले पार्ट है, आएगा कोई हाँ नया पार्ट है। हाँ 54 ग्राम निकाले थे। 55 ग्राम ले लो, ठीक है। तो जी यहीं लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे सिंगल कैविटी वेट 55 ग्राम, ठीक है जी। ये कंपोनेंट का वेट हमें मालूम है। हमने क्या किया था, हमारे को बस इनके पास वो थी ड्राइंग थी और पार्ट था, या तो पार्ट या ड्राइंग था, उसके हिसाब से इन्होंने अपना वॉल्यूम वगैरह चेक किया, वॉल्यूम चेक करके बताया, उस वॉल्यूम से मैंने ये वेट निकाला है, ठीक है। हमने वजन भी नहीं किया, ड्राइंग से निकाला था हमने, ड्राइंग से निकाला है हमने ये। अब हमें ये सारी चीज़ें प्लंजर साइज जो है डिज़ाइन करना है, ठीक है। एक तरीके से प्लंजर साइज जो है वो डिज़ाइन करना है, तो वो देखो कैसे होता है। 55 ग्राम एक कास्टिंग का वेट है, और कितनी कैविटी की हम बना रहे हैं? 4 कैविटी की बना रहे हैं। तो 55 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 220 हो गया, 220 हो गया ना। तो टोटल हो गया जी 220 ग्राम। तो ये सिर्फ है कास्टिंग का। अब मेरे को निकालना है रनर का भी वेट इसके अंदर में, एक्सक्लूडिंग बिस्किट। एक्सक्लूडिंग बिस्किट का मतलब क्या होता है कि बिना बिस्कुट के, क्योंकि अभी तो प्लंजर साइज तो मालूम ही नहीं है हमें। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग 1.3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 1.3 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे इसके अंदर में कि तुम्हें ये मालूम है कि हम जो यील्ड का कंसिडरेशन करते हैं, यील्ड मतलब पता है ना कि कितना परसेंटेज ऑफ शॉर्ट वेट जो है हमें सेल करना है। शॉर्ट वेट के अंदर में जितना पार्ट, जितना वजन सेलेबल होता है, जितना वजन हम सेल करते हैं, मान लो तुम वहाँ कास्टिंग कर रहे हो 1 किलो की कास्टिंग, मतलब 1 किलो का शॉर्ट बना रहे हो वहाँ पे, जिसमें रनर भी है, बिस्किट भी है, ओवरफ्लो भी है।
पर सेल कितना होता है उसमें से 1 किलो की कास्टिंग में से सिर्फ मान लो 600 ग्राम, क्योंकि रनर टूट जाता है और फ्लो टूट जाता है, वहाँ पे रह जाता नहीं जाता है। तो यील्ड क्या हुई इसकी, यील्ड कितनी हुई 1 किलो के शॉर्ट में, जो आप वहाँ कास्टिंग शॉर्ट बना रहे हो, वो सेल एंड में जाके कस्टमर को खाली 600 ग्राम का पीस जाता है। ये बफिंग भी कर देते हैं, उसमें फैटलिंग भी कर देते हैं, मशीनिंग भी कर देते हैं, बचा के वो 600 ग्राम बचता है। तो यील्ड कितनी हुई उसकी 400 ग्राम। पर 600 ग्राम जब सेल करते हैं तो 600 ग्राम यील्ड हुई ना यार। हाँ। भाई 1 किलो का बनाया तुमने, 600 ग्राम सेल कर दिया, जो सेल हो रहा है जितना परसेंटेज वो उसकी यील्ड हो गई, यानी कि 1000 का 600 कितना हो गया 60% यील्ड। और रनर वगैरह कितना बचा 40%। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इस 220 ग्राम का मल्टीप्लाई बाय 1.3, 30% रनर, बाकी का 10% मैंने इसके लिए छोड़ा है बिस्किट के लिए। क्लियर है ना। तो 220 में अगर मेरे को शॉर्ट वेट निकालना है यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग बिस्किट का नहीं ले रहा मैं अभी, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है प्लंजर का साइज क्या, वो निकालना है मुझे। ठीक है, तो शॉर्ट वेट बराबर क्या हो जाएगा ये 220 मल्टीप्लाई बाय 1.3 कितना हो गया, फटाफट 220 मल्टीप्लाई बाय 1.3। ये एक ऐसी चीज है सारी, ये आप बहुत काम देने वाली है आपको, कि जितनी भी आप डाइयाँ डिजाइन करोगे उसमें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये ध्यान से इसको समझ लेना, ये आप जो है जो भी नई डाई बनेगी वो इसी स्टैंडर्ड के साथ में आपने जो है वो डिजाइन करनी है यहाँ के लिए, एलईडी वाली कास्टिंग के लिए। ठीक है ना। 286 ग्राम। 286 ग्राम हो गए। ये आ गया शॉर्ट वेट विदाउट बिस्किट। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को शॉर्ट वॉल्यूम निकालना है। शॉर्ट वॉल्यूम तो इसका डिवाइडेड बाय 2.6 कितना हो गया 110 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस शॉर्ट वॉल्यूम को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 110 प्लस, अब बिस्किट का रह गया। अब मैंने ये शॉर्ट का तो लिख लिया, अब बिस्किट का रह गया ना, तो बिस्किट का वॉल्यूम क्या होगा, ये मान लो बिस्किट है मेरा। ठीक है, ये एच है इसकी और इसका डाया डी है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा है जी पाई आर स्क्वायर जो हो गया ना यार, ये भी तो छोटा सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर, बस इतना ही तो है फर्क, इतना ही फर्क है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच को अगर मैं डी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, पाई डी बाई 4 स्क्वायर। ठीक है जी, इनटू एच। एच अब एच क्या होगी इस केस के अंदर में, आपकी बिस्किट थिकनेस वो कितनी है, वो कितनी है, एक स्टैंडर्ड ले लो आप 20 mm ले लो। हेलो, हाँ अभी करता हूँ मैं। ठीक है, तो 20 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 20 mm हाँ 2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो बिस्किट थिकनेस वाली बात है ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया पहले बिस्किट थिकनेस वैलिडेट करने का, उससे भी निकाल सकते हो आप। क्यों, क्योंकि जब ये आप डिज़ाइन करोगे तो बिस्किट से पहले रनर डिज़ाइन करोगे आप, जब रनर की आपको थिकनेस मालूम पड़ेगी उसके रेस्पेक्ट में 1.3 का मल्टीप्लाई करके बिस्किट थिकनेस भी निकाल सकते हो। अगर कोई इस चीज़ को बोलता है ना कि भाई आप तो उस तरीके से बताते हो फिर वैसे क्यों नहीं लिया, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, बट आप जो है यहाँ पे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लेके भी जो डिज़ाइन कर सकते हो इसके अंदर कि आपको ये 20 mm रहेगी, तो उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे 2 ले सकते हो बराबर। ये यहाँ तक आप हमने ले लिया ना, शॉर्ट वॉल्यूम हो गया ना पूरा, ये एक साइड वाला हो गया ना शॉर्ट वॉल्यूम में। अब इधर की बारी आ गई, अब इधर की बारी में क्या हो गया, शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम। ये क्या है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। अब ये एच क्या है, ये एच है उसकी डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ। अब मशीन की कितनी है तुम्हारी 180 टन की,
300 आती 300 आती है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ फिलिंग रेशियो। मैंने कितना बोला यहाँ पे आपको 25%, तो 25% परसेंट पे ध्यान देना, परसेंट लेना है, 25 नहीं लिख देना। 0.25 हो गया ना, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 1000 वो 100 हो जाएगा ना ये, तो 0.25 हो गया। अब इसको आप यहाँ पे लिख लो, इसको ये जो डी वाली जो टर्म्स है, तो मतलब एक तरीके से एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है ना ये सॉल्व करनी है एक तरीके से ये। अब इसमें देखो ना, आप खाली डी तो रहेगी निकालने के लिए, और तो कोई अननोन पैरामीटर है नहीं इसमें। देखो पूरी इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ से आप ये मान के चलो कि आपका ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसको मल्टीप्लाई करिए 30 को 0.25 से, $7.5 7.5 इज इक्वल टू 100 प्लस 110 बराबर 0। ऐसे हो गया ना ये, देखना एक बार, ये सारा मैं इधर ले आया, इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आएगा ना, यहाँ से प्लस में, तो इधर को माइनस में हो जाएगा जी। ये मैंने माइनस कर दिया ना यहाँ पे, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7.5 हो गया, और प्लस 100 ही रहा बराबर 0, उधर क्या बचा 0। ठीक है ना, ये इक्वेशन ठीक है ना। अब इसमें से पाई बाई ये सारा कॉमन आ जाएगा इसके अंदर में, ठीक है ना जी। ये दोनों इसमें कॉमन आ गया ना, इसको ब्रैकेट के बाहर ले लिया, प्लस 110 बराबर 0। ठीक है, अब इसके अंदर में से 7.5 में से 1 गया, तो ये कितना बचा माइनस का, ये 1 कहाँ से आया सर? ये 1 आया कि इन दोनों में से ये चीज कॉमन है, तो इसको मैं जब ब्रैकेट से बाहर लूंगा तो ये 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 7.5 बचा इसमें से बाहर लेने पे। मतलब एक तरीके से ऐसे समझो इसको रिवर्स करके कि इसमें गुणा करा तो ये वाली टर्म्स आ गई, और इसमें इसका फिर इसमें गुणा करा तो ये वाली टर्म्स आ गई। तो मतलब कॉमन जो चीज है दोनों में, 7.5 1 से गुना हो तो 7.5 रह जाएगा, हाँ उधर 1 रह जाएगा उसके। भाई ये इसमें गुणा होगा तो ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो गया, ये टर्म्स आ गई। अब ये वाला फिर इसमें गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 7.5, ये टर्म बन जाएगी। मतलब ये क्या है कि ये दोनों, ये और ये दोनों जगह कॉमन है, तो एक जगह कर दिया, तो यहाँ पे जो है 1 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया, और इसकी जगह यहाँ पे 7.5 आ गया। क्लियर है ये बात? प्लस 110 एज इट इज बराबर 0। ठीक है, अब चूंकि इसके अंदर में ये 7.5 जो है बड़ा है, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा थोड़ा सा, तो माइनस में क्या आएगा निकल के कि 6 पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 110 बराबर 0। अब दोनों को एक साइड ले लो, ये पहले तो इसको सॉल्व कर लो, ये बराबर हो जाएगा आपका 6 गुणा 3 पाई की वैल्यू रख दो ना यहाँ पे, डी स्क्वायर बाई 4, और अब इसको मैं इधर ले गया हूँ तो मतलब ये दोनों को अलग अलग कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब इसको दूसरी जगह ले जाते हो तो प्लस हो जाता है ना, तो अब दोनों प्लस में हो गए। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, ये वाला करो, 6 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 4 फटाफट से। ये कर देना, पूरा तीनों को कर देना, 4.7 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 110, डी स्क्वायर बराबर 110 डिवाइडेड बाय 4.7, करो फटाफट।
23.4 कितना हो गया? 23.4 23.4। इसका अंडर रूट लो, स्क्वायर रूट कर दो, d बराबर अंडर रूट 23.4 4.8 4.8 क्या आया? सेंटीमीटर। mm में कन्वर्ट करो इसको, 48 mm। तो प्लंजर डाया कितना निकल जाएगा जी आपका? 48। तो स्टैंडर्ड के लिए आप 50 का ले सकते हो इसको। तो ऐसे प्लंजर का डाया निकलना है जी, सिंपल गुणा भाग करके। कोई हमने इसके अंदर में रॉकेट साइंस नहीं लगाई, थोड़ा सा बस दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगी। होगी तभी जब आप एक दो बार हाथ से कर लोगे ना अपने से, वो तो निकल जाएगी। अब इसको नोट कर लेते हैं, बाकी ज्यादा इसको बड़ा बात नहीं exercise है कर इसमें, वही एक दो बार करोगे निकल जाएगा दिमाग से। और वो ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है 50 mm का जो है ले सकते हो इसके लिए। अब आप नोट कर लेना इसका प्लंजर साइज, ये वाले कास्टिंग का कौन सा बताया था आपने, क्या नाम था इसका कास्टिंग का? 4 नहीं 130 वाले का, 130 वाले का ये हो गया। ठीक है। अब ये तो हो गया प्लंजर साइज निकल गया हमारा इसके अंदर में। ये हाई टनेज की कास्टिंग का लोअर टनेज भी मशीन पे चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर में फिलिंग रेशियो जो है 25%, 20 से 35% पे प्लंजर साइज सेलेक्ट करना है, जो हम अभी दो मशीनों, दो डाइयों के अंदर कर भी चुके हैं। यही कॉन्सेप्ट अपनाते हुए ये दो डाइयों में कर सकते हैं। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है, मतलब क्या फ़ायदा क्या है इसका? तो इसका फ़ायदा जानने के लिए हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट डाई कास्टिंग की कैलकुलेशन ले देता हूँ, शुरू से शुरुआत नहीं करता, उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो आपको ये मालूम है आपकी हाई स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बताओ भाई। weight heat gate volume हाँ, upon मतलब कास्टिंग वॉल्यूम ले लेता हूँ मैं। casting volume upon aluminum specific gravity वॉल्यूम हो गया ना यार, कास्टिंग वॉल्यूम लिख लिया मैंने, कास्टिंग वेट नहीं लिखा मैंने। upon plunger area प्लंजर एरिया। हाँ, into filling time which नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, यही होगा ना, हाई स्पीड का फॉर्मूला ये होता है ये। ठीक है। अब इसमें मान लो तुमने कास्टिंग जो है ले ली। अब मैं ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोअर टनेज पे कैसे चलाना है। लोअर टनेज पे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसके अंदर में, कि आपका जो प्रेशर नहीं चाहिए, आपको प्रेशर नहीं चाहिए, इसका भी एक लॉजिक समझ लो। ये P है, ये Q है। ठीक है। ऐसे हाँ मत करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखते ना लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है इसमें, एक दो बार समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसमें ये PQ स्क्वायर एनालिसिस बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है ना, मैं इसको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये जो होती है ना हमारी, ये होती है हमारी डाई की लाइन। ठीक है। और ये वाली लाइन जो होती है हमारी मशीन की लाइन। अब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये क्या दिखा रही है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है डिस्चार्ज बढ़ रहा है डाई के केस में, डाई के केस में। ठीक है। उधर मशीन के केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है। अब इसको अपने प्रैक्टिकल इसमें समझते हैं, प्रैक्टिकली कि इसका क्या यूज है इसके अंदर में और क्यों हमने ये सॉल्यूशन निकाला है, कैसे हमने ढूंढा है ये सॉल्यूशन, उसका लॉजिक यहाँ से निकल के आता है। जैसे कि जैसे मैंने बताया मशीन की लाइन है,
मशीन की लाइन में क्या है कि अभी ये बता रहा है कि जैसे आपका डिस्चार्ज बढ़ेगा वैसे क्या होगा इसके अंदर में मशीन का प्रेशर जो है वो ड्रॉप घटेगा। घट जाएगा वो। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिस्चार्ज बढ़ाते हैं तो आपका प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, वो कम हो जाएगा। उसका मतलब डिस्चार्ज कब बढ़ेगा? डिस्चार्ज तब बढ़ेगा जब आपका जो प्लंजर का साइज है जैसे जैसे बढ़ेगा, प्लंजर का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है डिस्चार्ज बढ़ेगा, और डिस्चार्ज बढ़ेगा तो मैंने क्या बताया, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब बात हो रही है कि आप हायर टनेज की कास्टिंग को लोअर टनेज पे कैसे चलाओगे। टनेज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू ए कास्टिंग प्रेशर प्रोजेक्टेड एरिया। यानी कि अगर ये मान लो कांस्टेंट है, मतलब कि हर बार सेम ही कास्टिंग बनाओगे, अलग अलग तो है नहीं कि इस शॉट में ये कास्टिंग बनाई दूसरे शॉट में दूसरी कास्टिंग, ऐसा तो है नहीं। तो ये कांस्टेंट कर दूं मैं हर शॉट के लिए, ये तो कांस्टेंट ही हो गया ना। तो टनेज भाग टन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, कि मतलब जैसे जैसे कास्टिंग प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, टनेज अबे बढ़ेगी ना। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि बढ़े, जैसे बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़ेगी। इन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, अगर ये लिखा होता है ऐसे बटे में एक, तब होता वो जो तू कह रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। उल्टा तब होता है जब ये बटे में हो। अभी तो बराबर है ना, सामने आमने सामने लिखे ना चीजें, तो जैसे वो बढ़ेगा कास्टिंग प्रेशर वैसे ही टनेज ज्यादा चाहिए होगी हमें। तो हमें किस पैरामीटर पे ध्यान देना है कि प्रेशर कम करो। अगर आपको लोअर टनेज की मशीन पे चलानी है तो किस पे ध्यान देना है हमें? प्रेशर पे, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया तो कम नहीं कर सकते। मुद्दा तो वही है कि ज़्यादा बड़े प्रोजेक्टेड एरिया को कम टनेज की मशीन पे चलाना, मुद्दा तो वही है। तो सॉल्यूशन क्या है? इसको कम करो, प्रेशर कम करो। और हमारी कास्टिंग के अंदर में बिल्कुल पॉसिबल है कि कम कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए 800-1000, हम साले इसको 500-600 पे भी चला लेंगे। क्लियर है वहाँ पे बात? तो अब बात यहाँ पे खत्म होगी कि प्रेशर कम कर लेंगे, लोअर टनेज पे चल जाएगी। अब बात आती है कि इसकी फिलिंग कैसे इंप्रूव करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी ज़्यादा बड़ी कास्टिंग के अंदर में, ज़्यादा बड़ी कास्टिंग में क्या होता है कि आपको इसके अंदर में जो हाई स्पीड है, जैसे कि अभी तुम्हारा एक एग्जांपल मैं इसी का ले लेता हूँ। अभी इस 75 वाट में कितने का प्लंजर है? 45 का। और फिलिंग रेशियो कितना आ रहा है? 62%। अगर जैसे ही मैं प्लंजर का साइज बढ़ाऊंगा तो फिलिंग रेशियो कम हो जाएगा। अभी मान लो जो 62 का फिलिंग रेशियो है उसको मैं अगर यहाँ 25 से 30% कर दूं तो ये जो डी है जो भी 45 का है वो 60 के करीब निकल के आ जाएगा। यानी कि बात क्या हुई, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें प्लंजर डाया बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। अब क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा? देखो अभी मान लो आपका 45 का प्लंजर है, ठीक है, तो 60 का करने पे क्या हो गया कि बढ़ रहा है, प्लंजर डाया बढ़ रहा है। अब इसका रिलेशन समझाओ मेरे को इसी की तरह। अगर मान लो इसमें मैं ये कांस्टेंट कर दूं, क्योंकि कास्टिंग हर बार हो ही रहेगी, फिलिंग टाइम भी कांस्टेंट रहेगा, उतनी टाइम में भरनी होगी हमारे को। घटा बढ़ा क्या रहे हैं हम लोग? प्लंजर का डाया। अब मान लो हाई स्पीड, अब बता प्लंजर का डाया तो हाई स्पीड कम हो जाएगी। करना क्या है हमें? यही तो करना है। अभी तुम्हारी क्या शिकायत होती है शॉप फ्लोर पे कि सर मैं जैसे ही इसको भरने के लिए पीछे से उसको बढ़ाता हूँ तो ये फ्लैश मारने लग जाती है। यानी कि हमें किस पर अटैक करना है कि तेरे को घुमाने की जरूरत ही ना पड़े, तेरे को बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। हमने दो चीज़ों पर अटैक किया ना भाई। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों पे, एक तो प्रेशर कम करना है, दूसरा हमने क्या करना है कि उतने ही राउंड पे तुम्हारी कास्टिंग बढ़ जाए, तेरे को स्पीड भी बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। वो इससे सॉल्व हो जाती है प्लंजर डाया बढ़ाने से। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? तेरे सामने जो फॉर्मूले लिखे हुए लॉजिकल वो ही, उन्हीं से ही मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मेरे को कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है।
कि जैसे प्लंजर डाया बढ़ाओगे तेरे को कम स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, और जो ये स्पीड तुम निकालते हो कैलकुलेट करके, ये वही होती है ना जो तुम्हें चलानी होती है। तो ये प्रूव हो रहा है यहाँ पे कि जैसे प्लंजर डाया बढ़ाओगे वैसे ही तुम्हें कम स्पीड चाहिए होगी अपनी कास्टिंग को भरने के लिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपने हायर टनेज की कास्टिंग को लोअर टनेज की मशीन पे चला सकते हैं। इसके अंदर में कोई है अभी डाउट तो दोबारा से बोल लो, एक बार दोबारा मैं बता दूंगा किसी भी चीज़ को लेकर, कहीं पे भी किसी को डाउट है। -6 कैसे है? -6 ये है ना, देखो अपने कैलकुलेटर को 1 - 7.5 कर, -6.5 मैंने भी तो वही लिखा है। अच्छा सॉरी 6.5 नहीं लिखा, ये क्या है? अच्छा मैं सोचा माइनस क्यों आया वो पूछ रहा है। ओके ठीक है, हाँ 6.5 आएगा, बिल्कुल ठीक है, 6.5 आएगा, बिल्कुल आएगा 6.5 आएगा। कर इसको 6.5 से दोबारा मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ये पूरा 50 आ जाएगा फिर मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो मतलब हम कुल मिला के 50 का ले सकते हैं। वेरी गुड। और कोई क्लैरिटी इसके अंदर में? कुल मिला के हाई टनेज की लो पे चलानी है तो उसके लिए प्लंजर का जो डाया है उसी पे डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है। और देखो वो क्या है कि वो सिलेक्शन बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए। थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा और कम ले लिया, हाँ अब मान लो मैंने बोला कि जी आप अभी 45 का चला रहे हो इसमें, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आ रहा है 60 का, पर आपने ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए और कैलकुलेट भी नहीं किया, बोले यार 45 से 50 कर लो, फिर उसमें रिजल्ट भी नहीं आएगा। बोलोगे नहीं यार, फिर आपका दिमाग में क्या बिलीव बन जाएगा, नहीं यार कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों से। इसलिए कैलकुलेटेड वे में जाना हमेशा ठीक रहता है कि अगर सही आप बिलीव बनाना चाहते हो, मतलब सही सोच बनाना चाहते हो आप इसके अंदर में। मेरे को क्यों विश्वास है इन चीज़ों के ऊपर में, क्योंकि मैं चीज़ों को करके फिर इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट के बाद में जो रिजल्ट आया वो मेरे लिए फीडबैक बनते रहे। हम क्या करते हैं कि चीज़ों को ऊपर से समझ लेते हैं, ऊपर से समझने के बाद आपको ये बिलीव हो गया कि मेरे को प्लंजर डाया बढ़ाना पड़ेगा, इतना तो बिलीव हो गया। पर आपने क्या किया, अरे यार कौन करेगा कैलकुलेशन, 45 की 50 करके देख लो, बट उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका बिलीव बन जाएगा नहीं यार ये करने से नहीं होता, क्योंकि भाई आपका 62% से आपको कहाँ लाना है 25 पे, तो वो 5 एम बढ़ाने से नहीं आएगा, वो आएगा कैलकुलेटेड ही है कि आपको यहाँ पे इसकी तुम मेरे को बताओगे अंसारी जी, आप मेरे को बताओगे स्पेशली, क्योंकि इसका नाता कम पड़ने वाला है इन चीज़ों से प्लंजर की। आप कैलकुलेट करके बताना, हेल्प चाहे भले इसकी ले लेना आप इसके अंदर में, कि इसका डाया कितना रहने वाला है इस वाले कास्टिंग पे, ठीक है। ये टास्क है। अभी मेरे से एक बार और पूछना है, मैं भी बता दूंगा, 2 बार पूछना है मैं 2 बार बता दूंगा, दोबारा से शुरू कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ये वाली का आप मेरे को बताओगे इसके अंदर में कैलकुलेट करके इसके लिए कितना डाया रखना है, ठीक है। और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, मतलब इसी फॉर्मेट में, मतलब कैलकुलेट करके पेज पे, ठीक है। अब आप मेरे को पूछ लो कहीं से भी दोबारा।